रहने वाला, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला। लहरा दे तिरंगा लहरा दे, सबसे ऊंचा मेरा तिरंगा लहरा दे। इतिहास गवाह है भारत को कैसे मिली आजादी, किस किस का क्या योगदान था। 15 अगस्त 1947 आधी रात के ठीक 12 बजे पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत जाग रहा था। सदियों की गुलामी के बाद देश ने आजादी की पहली सांस ली। दिल्ली के लाल किले से तिरंगा लहराया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, The midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन क्या आजादी सिर्फ एक रात में मिल गई थी? क्या केवल कुछ नेताओं ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, या इसके पीछे लगभग 200 साल का संघर्ष, लाखों बलिदान और करोड़ों भारतीयों की कुर्बानी थी? आज इतिहास गवाह है में आज हम आपको बताएंगे भारत की आजादी की पूरी कहानी, 1757 की प्लासी से लेकर 1947 की आजादी तक, और बताएंगे कि आखिर किसने क्या योगदान दिया। सबसे पहले जब व्यापारी बनकर आए अंग्रेज और बन गए शासक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी। उस समय भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। मसाले, कपड़ा, रेशम, नील और हस्तशिल्प की पूरी दुनिया में मांग थी। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए, लेकिन उनका असली मकसद केवल व्यापार करना नहीं था। उन्होंने भारत के राजाओं के साथ में आपसी मतभेदों का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव आमने सामने थे। मीर जाफर की गद्दारी ने अंग्रेजों की जीत तय कर दी और यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता की असली शुरुआत हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में आ गई और यहीं से भारतीयों का आर्थिक शोषण शुरू हुआ। किसानों पर भारी कर लगाए गए, भारतीय उद्योगों को खत्म किया गया और अंग्रेजी सामान भारत में बेचा जाने लगा। 1857 पहली बार पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर फैली। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में आक्रोश फैल गया। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 10 मई मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और फिर देखते ही देखते दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और मध्य भारत में आग फैल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार हाथ में लेकर अंग्रेजों से सीधा युद्ध किया। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को परेशान किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में मोर्चा संभाला। नाना साहेब पेशवा ने कानपुर में अंग्रेजों को चुनौती दी। हालांकि अंग्रेजों ने यह विद्रोह दबा दिया, लेकिन एक बात साफ हो गई कि भारत अब हमेशा गुलाम नहीं रहेगा। कांग्रेस का जन्म और राष्ट्रवाद की शुरुआत। करीब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और शुरुआत में कांग्रेस अंग्रेजों से अधिकार मांगती थी, लेकिन धीरे धीरे मांगे आंदोलन में बदल गईं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और तिलक, इन तीनों को लोग लाल बालपाल के नाम से जाने लगे। इन्होंने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इन नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया।
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया और युवाओं के मन में राष्ट्रवाद की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और नई ऊर्जा दी। मोहनदास करमचंद गांधी ने शुरू की सबसे बड़ी लड़ाई। 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने कहा कि बंदूक नहीं, सत्य और अहिंसा हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। सबसे पहले शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह। बिहार का चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण का गवाह था। अंग्रेज किसानों को जबरन नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और नील की खेती के बदले किसानों को उचित कीमत भी नहीं मिलती थी। 1917 में महात्मा गांधी किसानों की पीड़ा समझने चंपारण पहुंचते हैं। गांधी ने गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज किए। चंपारण में गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की कई मांगे मान ली गई। 1918 खेड़ा आंदोलन। गुजरात का खेड़ा जिला खराब फसल और अकाल से जूझ रहा था। किसानों की फसलें बर्बाद थीं, लेकिन अंग्रेज सरकार लगान वसूल रही थी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्थानीय नेताओं ने किसानों को संगठित किया। किसानों ने राहत मिलने तक अन्यायपूर्ण लगान न देने का फैसला किया और किसानों की एकजुटता, अहिंसक सत्याग्रह के आगे अंग्रेज सरकार झुक गई। कई किसानों का लगान स्थगित हुआ और जब्त संपत्तियां भी लौटाई गईं। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने अंग्रेजी शासन से हर तरह का सहयोग खत्म करने की अपील की। लाखों लोगों ने स्कूल, कॉलेज और अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और व्यापारी बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ गए। फिर 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन ने भारतीयों के मन में अंग्रेजी हुकूमत का डर खत्म कर दिया था। 1930 दांडी मार्च। 1930 में गांधी ने अन्यायपूर्ण नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च शुरू किया। साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी ने करीब 390 किलोमीटर की पदयात्रा की। 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक की एक मुट्ठी भर दाने ने ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ी चुनौती दी। फिर 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया। अगले ही दिन गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आंदोलन देश में जारी रहा। छात्र, युवा, किसान और आम जनता सड़कों पर उतर आई। गांधी का नारा था करो या मरो। इसके बाद लाखों भारतीय सड़क पर उतर आए और अंग्रेजों ने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन रुक नहीं पाया। क्रांतिकारी जिन्होंने मौत को भी हंसकर गले लगाया। गांधी अहिंसा का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन क्रांतिकारी हथियार उठा रहे थे। उनमें सबसे पहला नाम था भगत सिंह का। सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। इन युवाओं ने साफ कहा कि गुलामी अब और नहीं। 1925 काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, उत्तर प्रदेश के काकोरी में ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोक दिया गया। क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आजादी के आंदोलन और हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का धन लूटना था। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान गलती से एक यात्री की मौत हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। उन्नीस 1928 लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह,
और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। असल में उनका निशाना लाठीचार्ज का आदेश देने वाला जेम्स स्कॉट था, लेकिन गलत पहचान के कारण सैंडर्स मारा गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद की मदद से सभी क्रांतिकारी सुरक्षित भाग निकलते हैं। 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंके गए। इस धमाके का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना और अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाना था। बम फेंकने के बाद दोनों क्रांतिकारियों ने भागने के बजाय इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी, ताकि वे अदालत को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सकें। लेकिन मकसद हत्या नहीं, अंग्रेजी सरकार को संदेश देना था। इंकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश को जगा दिया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि केवल आंदोलन से अंग्रेज नहीं जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभालकर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो के नारों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मूल रूप से इस फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी, लेकिन नेताजी के नेतृत्व में इसमें एक नई जान आई और उन्होंने सिंगापुर में भारत की अंतरिम सरकार आरजी हुकूमत आजाद हिंद का गठन किया। इस सेना ने जापानी सेना के सहयोग से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुक्त करवाया। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से इम्फाल और कोहिमा तक ब्रिटिश फौज को पीछे ढकेल दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और रसद की कमी के कारण यह अभियान रुक गया, लेकिन इस फौज के बलिदान और लाल किले में चले इसके अफसरों के ऐतिहासिक मुकदमे ने भारतीय सेना के सैनिकों में भी देशभक्ति जगा दी, जिससे अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण पूरी तरह से कमजोर हो गया था। महिलाओं, किसानों और गुमनाम नायकों का भी भारत की आजादी में बड़ा योगदान था। इतिहास केवल बड़े नेताओं का नहीं है। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, मातगिनी हाजरा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इन महिलाओं ने आंदोलन को नई दिशा दी। देश भर के किसानों ने कर देने से इनकार किया, छात्रों ने स्कूल छोड़े, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और पत्रकारों ने प्रतिबंधों के बावजूद अखबार निकाले। आदिवासी समुदाय ने भी कई क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किए। लाखों ऐसे लोग थे जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं, लेकिन उनके संघर्ष के बिना आजादी संभव नहीं थी। 1947 जब भारत आजाद हुआ, ऐतिहासिक दिन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। 1946 का नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज के मुकदमे, लगातार जन आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया कि अब भारत पर शासन जारी रखना संभव नहीं है। और फिर 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन इस आजादी के साथ विभाजन का दर्द भी आया। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों परिवार बिछड़ गए और सांप्रदायिक हिंसा ने अनगिनत जिंदगियां छीन ली। आज हम जब तिरंगे को शान से लहराते देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी हर लहर में किसी शहीद का बलिदान छिपा है। यह आजादी किसी एक नेता, एक विचारधारा या एक आंदोलन की नहीं थी। ये किसानों की थी, मजदूरों की थी, महिलाओं की थी, छात्रों की थी, क्रांतिकारियों की थी, सत्याग्रहियों की थी और उन लाखों गुमनाम भारतीयों की थी जिन्होंने बिना किसी पहचान या सम्मान की उम्मीद में अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। इतिहास गवाह है, आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि अनगिनत कुर्बानियों की कीमत पर मिली। इसीलिए इसे सुरक्षित रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी इसे हासिल करना था।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए भारत 24।